ओके बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक रिएक्शन गिवन है, इफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल बच्चों, मैंने कहा था केसी केपी में हम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर लेते हैं वो इक्विलिब्रियम पर ही होना चाहिए, वो हमें मोल्स ऑलरेडी गिवन है। एंड टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, आपको पूरे मिक्सचर का टोटल इक्विलिब्रियम का प्रेशर भी गिवन है। फाइंड केपी ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब केपी इक्वल्स टू क्या होगा? अगर मुझे केपी लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है? अमोनिया, का पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर। रिएक्टेंट में कौन कौन है मेरे पास? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, अब मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो बच्चों पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो अब हम तीनों का इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, तो नाइट्रोजन के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। नाइट्रोजन के मोल्स गिवन है 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर गिवन है 10। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आ गया 4 atm। समझ में आई बात? हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन के मोल्स कितने गिवन है क्वेश्चन में? 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। सॉल्व किया, मेरे पास हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर आ गया। अमोनिया का पार्शियल प्रेशर, अमोनिया के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। सॉल्व किया 4 atm। तो मेरे पास तीनों का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर आ गया है। अब मैं इन तीनों वैल्यू को यहां इस रिलेशन में पुट करूंगा, मेरे पास केपी आ जाएगा। तो ये है बच्चों मेरे पास केपी का रिलेशन। कॉफिशिएंट नहीं भूलना है बच्चों पावर में हमेशा। अमोनिया का पार्शियल प्रेशर 4 atm, नाइट्रोजन का भी 4 atm और हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 2 atm। अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास आ गया 0.5 atm की पावर -2। क्यों? क्योंकि Kp इक्वल्स टू होता है atm डेल्टा Ng, ये इसकी यूनिट होती है बच्चों। इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है? प्रोडक्ट के मोल्स 2 माइनस टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 + 1 दैट इज 4। तो मेरे पास ये होगा atm की पावर -2, इसलिए हमने यूनिट लिखी है atm की पावर -2। तो यहां से हमें यूनिट निकालना भी समझना है बच्चों। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 0.5 atm की पावर -2। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3, Cl2 एंड PCl5 एट इक्विलिब्रियम। बच्चों मुझे इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, मुझे इक्विलिब्रियम की डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 2, 1, 3 तीनों की इंडिविजुअल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc। तो बहुत इजी है, सबसे पहले मैं बच्चों Kc का रिलेशन लिखूंगा। तो Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास। पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहां पर 1 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और मुझे इनकी डायरेक्ट इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन ही गिवन है और मुझे यहाँ इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन ही पुट करनी है। तो मैंने पुट कर दिया। PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है 3, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 2 और Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1। इसको सॉल्व किया, मेरे पास आ गया 1.5 यूनिट। बच्चों इस रिएक्शन का डेल्टा Ng, टोटल मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 1 माइनस 1 + 1 दैट इज 2। तो मेरे पास आ गया -1। तो यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों Kc की? m-1। तो इसलिए हमने लिखा m-1। और मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट होती है। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया, अब मोल -1 लीटर -1 की पावर -1 दैट इज लीटर। इस तरह से बच्चों हमें यूनिट निकालना भी सीखना है। तो डेल्टा Ng निकाला, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यूनिट में पुट किया। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल पर लीटर होता है। तो मोल -1 की पावर -1 दैट इज लीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चों इसका 1.5 मोल इनवर्स लीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है?
ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का मूवमेंट, रिएक्शन का मोशन देखना है हमें कि रिएक्शन कहां तक जाएगी, कंप्लीशन तक जाएगी या बीच में रह जाएगी या कंप्लीट नहीं होगी। तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल डेटा है बच्चों, प्रैक्टिकल कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उस रेंज के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखो Kc का अगर वैल्यू 10 टू दी पावर -3 से 10 टू दी पावर 3, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो इस रेंज में है, इट मे बी Kc Kp है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर इस रेंज में है, इस रेंज में अगर है, तो बच्चों यहां पर अप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि जब Kc या Kp की वैल्यू इस रेंज में होती है तो यहां पर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अप्रिशिएबली यानी दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल होता है। किसका? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। लेकिन अगर Kc की वैल्यू या Kp की वैल्यू 10 टू दी पावर 3 से, Kc या Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देता हूं मैं, कि वैल्यू 10 टू दी पावर 3 से ज्यादा है, अगर 10 टू दी पावर 3 से ज्यादा वैल्यू है तो इसका मतलब रिएक्शन कहां जा रहा है? प्रोडक्ट साइड में जा रहा है। तो 10 टू दी पावर 3 से वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड होता जाएगा, फॉरवर्ड होता जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। तो Kc की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी Kc की वैल्यू अगर Kc या Kp की वैल्यू एक्सट्रीमली लार्ज है, मान लेते हैं बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन। तो फिर हम बोलेंगे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ मूव कर रही है। तो 10 टू दी पावर 3 से ज्यादा है, तो इससे वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हम बोल देंगे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ मूव कर रही है। और अगर 10 टू दी पावर -3 से कम है, यानी बहुत कम है, जितनी कम होती जाएगी वैल्यू, जितनी कम होती जाएगी, इसका मतलब रिएक्टेंट हमारे पास ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ मूव नहीं कर रही है। तो एक्चुअली ये है मेरा रिएक्टेंट साइड और ये है बच्चों मेरा प्रोडक्ट साइड। तो हम बोलेंगे अगर मान लो वैल्यू बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, 10 टू दी पावर -3 से बहुत 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 कम है अगर वैल्यू, तो हम बोलेंगे रिएक्शन नेग्लिजिबली आगे जा रही है, इसका मतलब रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, मतलब रिएक्टेंट हमारे पास डोमिनेट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, अब सुनना बच्चों, कि अगर हम बीच में खड़े हैं, 10 टू दी पावर -3 से 10 टू दी पावर 3 की रेंज में है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अप्रिशिएबली इक्वल माना जाता है। 10 टू दी पावर 3 से जितना ज्यादा होता जाएगा, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना बढ़ता जा रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा डोमिनेट होगा रिएक्टेंट से, इसका मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। भाई यहां पर मेरे पास प्रोडक्ट बनता जा रहा है, प्रोडक्ट बनता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो बच्चों हम यहां से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। Kc की वैल्यू 10 टू दी पावर 3 से जितनी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट फॉर्म होता जाएगा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो इस साइड मेरे पास प्रोडक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा। 10 टू दी पावर -3 से जितना कम होते जाओगे तो मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी क्या है? हाई है। और ये बीच की कंडीशन हो गई, यहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इक्वल है। समझ में आई बच्चों बात? तो ये रेंज हमें समझाती है मैथमेटिकली। तो क्या बच्चों एक बार इसको देख लेते हैं हम कि Kc की वैल्यू अगर 10 टू दी पावर 3 से बहुत ज्यादा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट ओवर रिएक्टेंट, रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ मूव कर रहा है। इफ Kc इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा हो जाए, तो रिएक्शन प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा है। सारी बातें इक्विलिब्रियम पर ही हो रही हैं बच्चों, हैं हम इक्विलिब्रियम पर ही, हम इक्विलिब्रियम की Kc की वैल्यू को सिर्फ मैच कर रहे हैं। सेकंड, 10 टू दी पावर -3 से बहुत छोटा है, तो जैसा कि मैंने कहा रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ ही है, यानी मेरे पास रिएक्टेंट अभी बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो जितना ज्यादा कम होगा, वेरी लेस टेंडेंसी टू गो फॉरवर्ड, यानी रिएक्टेंट मेरे पास बहुत ज्यादा है। और अगर इस रेंज में है तो हम बोलेंगे अप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। समझ में आ गई बच्चों बात? क्लियर है? तो एक बार हम यहां से देखें
कि इस साइड अगर आप जा रहे हो, वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो प्रोडक्ट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर आप केसी की वैल्यू को कम करते जा रहे हो तो रिएक्टेंट ज्यादा है, यानी रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, और बीच की रेंज में हो तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। समझ में आ गई बच्चों बात? तो यहां से हमने स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया। देखो अब स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस व्हेन वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस। यही तो मैंने आपको बताया कि के इक्विलिब्रियम जितना कम होता जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना कम होता जाएगा, जितना पीछे होता जाएगा, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है, यानी रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। ऐसे हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इक्विलिब्रियम। यही तो मैंने आपको बताया था, जितना ज्यादा होता जाएगा रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाता जाएगा तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। आपको बताना है इन दोनों ऑक्साइड में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो हम सिर्फ वैल्यू के अकॉर्डिंग देखकर बता सकते हैं बच्चों। कैसे? देखो यहां 10 to the power 10 है और यहां 10 to the power 24 है, तो K1 इज ग्रेटर देन K2 है, यानी इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है। K1 ज्यादा है K2 से, और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है मतलब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होगी। तो आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हो बच्चों। तो यहां पर के इक्विलिब्रियम ज्यादा है, इसका मतलब इसका रिएक्टेंट कम स्टेबल है, मतलब ये ऑक्साइड कम स्टेबल है। तो सो द स्टेबिलिटी ऑफ XO2 इज ग्रेटर देन XO, यानी ये ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत इजी है। यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे पास ज्यादा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, तो इसका रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा। तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कम और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अब। फॉर 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2 विच इज करेक्ट। आपको बताना है इन चारों रिलेशन में से इस रिएक्शन के लिए क्या करेक्ट है। तो कैसे करेंगे? देखो ये रिएक्शन है हमारी, सबसे पहले हम डेल्टा Ng निकालेंगे। 2 + 1 दैट इज 3 मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2, 1 आ गया मेरे पास। अब मेरे पास बच्चों हम जानते हैं कि Kp इक्वल्स टू KC RT की पावर डेल्टा Ng होता है। अब डेल्टा Ng की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, तो हम पढ़ चुके हैं Kp Kc से बड़ा होगा, Kp Kc से बड़ा होगा। सो Kc माइनस Kp इक्वल्स टू नेगेटिव। कैसे बच्चों? भाई Kp Kc से बड़ा है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि Kp माइनस Kc इक्वल्स टू पॉजिटिव। भाई Kp Kc से बड़ा है तो दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आएगा, और इसी बात को मैं लिख सकता हूं कि Kc माइनस Kp इक्वल्स टू नेगेटिव। बात एक ही है बच्चों, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। Kp कब ज्यादा होगा? जब यहां पे माइनस माइनस मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बच्चों बात? ठीक है। तो आंसर क्या हो गया मेरे पास? 3rd हो गया बच्चों। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फॉर PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5, हमें गिवन है 2 Kp इक्वल्स टू Kc इज पॉसिबल व्हेन। आपको टेम्परेचर बताना है कब जब ये रिलेशन पॉसिबल होगा। तो आपको 2 Kp इक्वल्स टू Kc गिवन है, या आपको गिवन है, तो मैं लिख सकता हूं Kp अपॉन Kc इक्वल्स टू 1/2। बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूं इस रिलेशन को बच्चों, यह आपको गिवन है। अब हम जानते हैं कि Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng होता है। ठीक है, यहां तक मैं इस Kc को नीचे ले आऊं तो मैं लिखूंगा Kp अपॉन Kc इक्वल्स टू RT की पावर डेल्टा Ng। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये हम इक्वेशन जानते हैं। डेल्टा Ng बच्चों अगर मैं यहां से निकालूं तो डेल्टा Ng कितना आएगा? 1, प्रोडक्ट के मोल्स 1 माइनस रिएक्टेंट के मोल 1 + 1 2, दैट इज कितना आएगा बच्चों मेरे पास? -1। अब मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूं। Kp अपॉन Kc मेरे पास कितना क्वेश्चन में गिवन है? 1/2, तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा 1/2। R की वैल्यू बच्चों
0.0821 होती है लीटर एटीएम में। मुझसे टेम्परेचर क्वेश्चन में पूछा गया है और डेल्टा एन जी की वैल्यू -1। अब मैं यहां से सॉल्व करूंगा, मेरे पास टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और वैल्यू देख लेते हैं। ये हमारे पास डेल्टा एन जी -1 आया इसका। केपी अपॉन केसी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/2, तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा बच्चों 1/2 केपी अपॉन केसी की जगह। आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, टेम्परेचर मुझे फाइंड आउट करना है, डेल्टा एन जी मैंने -1 पुट कर दिया। ठीक है, अब इस -1 को बच्चों में पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, इसको मैं नीचे ले गया। जब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से टेम्परेचर की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे हम इजीली। तो मेरे पास टेम्परेचर का आंसर आ गया 24.36 केल्विन। तो आंसर हो गया बच्चों 3rd। समझ में आई बच्चों बात? क्लियर है? इसको वापस मैं रिवर्स कर दूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा तो -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। भाई हमने क्या किया, 0.0821 इंटू टेम्परेचर की पावर -1 है। इस -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे हम, इसको रिवर्स कर देंगे। तो जब किसी भी -1 को पॉजिटिव बनाना हो तो उसको रिवर्स कर दो, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो वही बच्चों हमने यहां पर किया है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस रिएक्शन के लिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू गिवन है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत इजी है बच्चों। के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड होता है। तो हमारे पास बच्चों के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। के इक्विलिब्रियम हमें क्वेश्चन में गिवन है, के फॉरवर्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें के बैकवर्ड फाइंड आउट करना है। हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया 0.224। समझ में आई बच्चों बात? क्लियर है? ओके, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिएक्शन गिवन है, इसके लिए केसी गिवन है, फाइंड आउट केपी इन टर्म्स ऑफ आर। बच्चों आपको आर की वैल्यू पुट नहीं करनी है, आर की टर्म्स में ही आपको केपी की वैल्यू बतानी है और टेम्परेचर आपको गिवन है। ठीक है, तो हम जानते हैं रिलेशन कि केपी इज इक्वल्स टू होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। यहां अगर आप डेल्टा एन जी निकालोगे तो कितना आएगा, मोल्स 4 माइनस रिएक्टेंट के मोल्स 2 + 1 दैट इज 3, कितना आएगा मेरे पास 1। केपी मुझे फाइंड आउट करना है, केसी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, आर की वैल्यू मुझे पुट नहीं करनी है, एज इट इज रखनी है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 273 से ऐड करूंगा और डेल्टा एन जी मेरे पास 1 आ गया। समझ में आई बच्चों बात? ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। ठीक, तो एक बार यहां से रिवाइज कर लेते हैं। केपी इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी हमने 1 पुट कर दिया। टेम्परेचर 27 + 273 300 हो गया। केसी हमें गिवन है, हमें आर को एज इट इज रहने देना है क्योंकि उसने बोला है इन टर्म्स ऑफ आर। तो हमारा आंसर हो गया 9 × 10⁻³ आर। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हमें जरूर करनी है इन सबकी। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन log kp अपॉन केसी प्लस log 1 अपॉन आर टी इक्वल्स टू 0। आपको एक इक्वेशन गिवन है, इज पॉसिबल फॉर। आपको इन चारों इक्वेशन में से बताना है कि ये इक्वेशन किसके लिए बिल्कुल करेक्ट जस्टिफाई होती है। तो इसको करने का मेथड क्या है, सबसे पहले हमें ये फॉर्म लेके आना होगा, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि किसके लिए सही होगा या गलत होगा। तो इस इक्वेशन को लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो Kp इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, जो हमने पढ़ा था। तो Kp इक्वल्स टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पे लॉग है इक्वेशन में, तो हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन में दोनों साइड लॉग से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हमने दोनों साइड से इसको लॉग से मल्टीप्लाई किया और इस केसी को हम कहां ले आए, नीचे ले आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केपी डिवाइडेड बाय में केसी है, इसलिए हमने क्या किया, केसी को नीचे लेके आए, फिर दोनों साइड हमने लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक ठीक है, ये इक्वेशन हमें नोन है, लॉग है, केपी डिवाइडेड बाय केसी है, इसलिए केसी को नीचे ले आए, दोनों साइड लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो पावर होती है बच्चों, वो पावर कहां आ जाती है, आगे आ जाती है। ठीक है, पावर आ जाएगी आगे, तो हो गया डेल्टा एन जी लॉग आर टी। सिंपल मैथमेटिकल सी बात है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो आर टी वाला टर्म है वो राइट साइड नहीं है, लेफ्ट साइड में है, इक्वल्स टू के पहले है,
इसलिए हमें क्या करना होगा, इस वाले टर्म को इधर लाना होगा। तो जब हम इस टर्म को इधर लाएंगे तो इट बिकम्स नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया नेगेटिव। हम डेल्टा एन जी को इस साइड ले आए, यहां तक ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आर टी डिवाइडेड में है, 1/RT है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। यहां से हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, रिवर्स्ड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसको रिवर्स करेंगे ये माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। मैथमेटिकल जब किसी भी इक्वेशन को रिवर्स किया जाता है तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। तो जब हम यहां से इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो log Kp अपॉन Kc एज इट इज रहेगा। हम सिर्फ इस वाले टर्म को रिवर्स कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वाले टर्म को रिवर्स कर रहे हैं। तो जब इसको रिवर्स किया तो माइनस बन गया प्लस और RT आ गया नीचे। अब हमारी इक्वेशन मैच कर रही है। अब हमें देखना है कि यहां पर देखो, आप अच्छे से अगर देखो तो यहां पे +1 है, क्या है यहां पे भाई, यहां पे क्या है, इसके आगे 1 है। तो अब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। तो ऑन कंपेयरिंग डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 1 हमारे पास इक्वेशन आएगी log Kp डिवाइडेड बाय Kc प्लस 1 मल्टीप्लाई log 1/RT इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन कब आएगी, जब हम यहां डेल्टा एन जी की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारी टारगेट इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो बहुत इजीली हमें इन चारों इक्वेशन में से चेक करना है किसमें डेल्टा एन जी 1 होगा। तो बच्चों इस वाले में अगर मैं डेल्टा एन जी देखूं तो हम पढ़ चुके हैं इसमें 0 होगा, 2 माइनस 1 + 1 2 दैट इज 0। इसमें डेल्टा एन जी चेक करते हैं, इसमें डेल्टा एन जी चेक करेंगे तो गैस मोल, प्रोडक्ट के गैस के मोल 2, रिएक्टेंट के 2 + 1 दैट इज 3, तो ये कितना आएगा -1, ये भी नहीं होगा। इस वाले में चेक करते हैं, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू प्रोडक्ट के गैसियस मोल -3 + 1 4, तो ये आएगा -2, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम इस वाली के लिए चेक करते हैं, तो डेल्टा एन जी इक्वल्स टू गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 + 1 2 माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट 1, ये आ गया बच्चों हमारे पास 1। तो डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन के लिए आ रहा है। जब हम यहां पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, दैट इज टारगेट इक्वेशन जस्टिफाई हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों 4th, आंसर इज 4th। ओके बच्चों, क्लियर है? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ 14 ग्राम नाइट्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 34 ग्राम अमोनिया प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इन अ 1 लीटर वेसल, आपको कंटेनर का वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया का इक्विलिब्रियम पर मास गिवन है। कहां पर गिवन है बच्चों? इक्विलिब्रियम पर। ऑलरेडी हमें इक्विलिब्रियम की वैल्यूज गिवन है बट मास की फॉर्म में गिवन है। ओके, कैलकुलेट Kc एंड Kp फॉर फॉलोइंग रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हमें सबसे पहले मास गिवन है। हम जानते हैं अगर हमें Kc फाइंड आउट करना है तो Kc इक्वल्स टू होता है एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, पावर में उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हमें एक्टिव मास की रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है और हमें गिवन है मास। तो सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट दिस मास इनटू एक्टिव मास। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमें गिवन है। तो बच्चों एक्टिव मास का फॉर्मूला होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, हम एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी को हम मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। इक्वल्स टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अब हम सबसे पहले बच्चों अमोनिया का एक्टिव मास निकालते हैं। तो एक्टिव मास ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और हम जानते हैं बच्चों मोल इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अमोनिया का मास हमें क्वेश्चन में गिवन है 34 ग्राम डिवाइडेड बाय अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17। तो ये हो गए बच्चों हमारे पास अमोनिया के मोल्स। वॉल्यूम ऑफ वैसल गिवन है 1 लीटर, सॉल्व किया, ये आ गया बच्चों हमारे पास 2। तो एक्टिव मास आ गया हमारे पास 2, किसका? अमोनिया का। अब हम निकालते हैं बच्चों एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वैसल। तो नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं हमारे पास? तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा मास कितना है। तो नाइट्रोजन का मास कितना गिवन है? 14 ग्राम डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28
इनटू वॉल्यूम 1, सॉल्व किया 1/2 आ गया। ऐसे अब हम निकालते हैं एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 और वॉल्यूम 1, तो ये आ गया एक्टिव मास 1। तो हमारे पास अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तीनों के एक्टिव मास हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें केसी फाइंड आउट करना है, तो पहले हमें केसी का वो इक्वेशन बनाना होगा लाइक दिस, एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है मेरे पास, N2, इसका कॉफिशिएंट कितना है बच्चों 1, हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट कितना है 3, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कौन है अमोनिया, उसका पावर में कॉफिशिएंट 2। क्लियर है यहां तक। अब हमें सिर्फ एक्टिव मास की वैल्यू पुट करनी है, बहुत इजीली हमारे पास केसी सॉल्व हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का एक्टिव मास 1/2, हाइड्रोजन का एक्टिव मास 1 और अमोनिया का एक्टिव मास 2, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बच्चों केसी आ जाएगा 1/8। कितना आ जाएगा 1/8। अच्छा बच्चों यहां डेल्टा Ng कितना है, 3 + 1 4 माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2, कितना आएगा मेरे पास बच्चों 2 आएगा। तो डेल्टा Ng आया मेरे पास 2। तो यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng मेरे पास कितना आया है 2। तो बच्चों हमने यहीं से तो देख के लिखा है कि मोल टू दी पावर 2 और लीटर -1 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा लीटर -2। तो बच्चों डेल्टा Ng की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट कर दी, यूनिट हमने इस तरह से निकाला। अब बहुत इजीली हमें Kp फाइंड आउट करना है, तो रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc हम पढ़ चुके हैं। तो Kp = Kc RT पावर डेल्टा Ng। Kc हम फाइंड आउट कर चुके हैं, R की वैल्यू बच्चों 0.0821 हमें पता है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है, इसे केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 से ऐड कर देंगे तो मेरे पास 300 टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। और डेल्टा Ng हम सॉल्व कर चुके हैं, एक बार यहां देख लेते हैं, डेल्टा Ng 2 आ रहा है। तो अब सिंपल वैल्यू पुट करनी है, Kc की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू 0.0821 लीटर ATM वाली वैल्यू पुट करनी है, टेम्परेचर केल्विन में पुट कर दिया। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 75.82 ATM की पावर 2, क्योंकि Kp की यूनिट होती है ATM टू दी पावर डेल्टा Ng और डेल्टा Ng 2 है, इसलिए ATM की पावर 2। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो सबसे पहले हमने एक्टिव मास निकाला तीनों का, एक्टिव मास को हमने इंडिविजुअली पुट किया, सॉल्व किया, Kc की वैल्यू सॉल्व कर ली। Kc की वैल्यू को हमने यहां पुट किया, डेल्टा Ng को पुट किया, R की वैल्यू 0.0821, आप 0.0821 को अप्रोक्सीमेटली 1/12 भी ले सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया था। टेम्परेचर पुट कर दिया, Kp की वैल्यू आ गई। समझ में आया बच्चों, इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैसे तो हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है? तो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर विच इज एक्सप्लेन्ड बाय वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है? जैसे कि मैं कहूं कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये बच्चों हम आगे भी देखेंगे कि कैसे क्यों डिपेंड नहीं करता है। तो मेनली अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc Kp की वैल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब वो क्वेश्चन में कितना भी कंफ्यूज करे, कॉन्सेंट्रेशन इतना कर दिया, वॉल्यूम इतना कर दिया, प्रेशर इतना कर दिया, तो बताओ Kc Kp क्या होगा? सेम रहेगा, Kc Kp की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर पर सिर्फ डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है वो हमें बताया था वांट ऑफ इक्वेशन ने। तो वांट ऑफ इक्वेशन के थ्रू हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बच्चों वांट ऑफ इक्वेशन है, नेचुरल लॉग के माइनस डेल्टा H नॉट स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी। क्या है ये? स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा S नॉट क्या है? स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी। व्हाट इज डेल्टा S नॉट? स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी। यह है बच्चों हमारी चेंज इन एंट्रोपी इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब
25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पे मेजर किया जाता है। ये कौन है? इट इज चेंज इन एंथैल्पी। इट इज चेंज इन एंथैल्पी। हमें बच्चों इससे एक्चुअली हमें यहां पर अभी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मेनली डिपेंड करना है, हमें मेनली यहां पे क्या स्टडी करना है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। यहां पर हम सिर्फ इतना स्टडी करना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, हमें सिर्फ वही स्टडी करना है। ये हमारे लिए कांस्टेंट है बच्चों। कौन है ये सिर्फ बच्चों एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, बस और कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इस पर हमें भी ज्यादा फोकस नहीं करना है, ये एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है जो हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब बच्चों ये है वाई एक्सिस पर, ये हो गया हमारे पास स्लोप, और 1/t पर मैं रखूंगा बच्चों एक्स एक्सिस पर 1/t, और ये हो गया इंटरसेप्ट। तो कांस्टेंट बोलो या आप इसको इंटरसेप्ट बोलो, तो ये हो गया इंटरसेप्ट। तो अब बच्चों मेनली यहां जो सारा खेल है ना वो डेल्टा एच की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का है। उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो डेल्टा एच एक्सोथर्मिक के लिए कितना होता है बच्चों? नेगेटिव। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच नॉट नेगेटिव होगा। मैं इस नेगेटिव को यहां पुट कर दूंगा, देखो मैंने पुट कर दिया माइनस, ये माइनस ऑलरेडी बाहर था पहले से, तो अब माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, तो मेरे पास ये हो गया टर्म पूरा m, ये पूरा टर्म हो गया बच्चों मेरे पास m, और 1/t को मैं कहां रखूंगा? x एक्सिस पर, ये हो गया इंटरसेप्ट, ये हो गया इंटरसेप्ट, और ये y एक्सिस पे। तो बच्चों ग्राफ बनता है ये y इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन ये बनता है। यहां पर बच्चों मेरे पास ये है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू है डेल्टा एस नॉट बाय आर, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि एक्सोथर्मिक ग्राफ में अगर हम ln के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेचुरल लॉग का 1/t के साथ, देखो एक्स एक्सिस पे हमने किसको रखा है बच्चों? 1/t को रखा है, का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें लीनियर स्ट्रेट लाइन मिलता है विद पॉजिटिव स्लोप। तो स्लोप क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें वेरिएशन पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इस तरह से डिपेंड करता है। ओके, एंडोथर्मिक की बात करते हैं। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच नॉट क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पुट कर देते हैं हम यहां पर, माइनस ऑलरेडी था, तो y इक्वल्स टू, ये मेरे पास इस बार स्लोप हो गया नेगेटिव, तो स्लोप हो गया नेगेटिव। 1/t को मैं रखूंगा x एक्सिस पे, ये हो गया इंटरसेप्ट। तो y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ कैसा बनता है बच्चों? इस तरह से बनता है। तो y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ, और ये हो गया इंटरसेप्ट हमारे पास डेल्टा एस नॉट बाय आर। समझ में आई बच्चों? तो हमसे कई बार एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये वाला ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमको इसको याद रटने की जरूरत नहीं बच्चों, हमें समझ आना चाहिए कि ये ग्राफ किस तरह से हम लेकर आए हैं, तो हम इस तरह से इसको लेकर आए हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन का डिफरेंशिएटेड फॉर्म बच्चों हमें डायरेक्ट लर्न ही करना है, इसके डेरिवेशन में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट याद रखना है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। तो हम इसको डायरेक्ट लर्न ही कर लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, सिर्फ हमसे इक्वेशन पूछी जाती है कि डिफरेंशिएटेड इक्वेशन ऑफ वांट ऑफ फॉर्म बताइए। तो ये रहा बच्चों, क्लियर है? समझ में आई बात? ओके बच्चों, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि हम ग्राफ में भी देख रहे थे कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो रहा था। ठीक है, एक में पॉजिटिव स्लोप आ रहा था, एक में नेगेटिव स्लोप आ रहा था। अब हम एग्जैक्ट समझना चाहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सोथर्मिक में और एंडोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे एक्चुअली किस तरह से इफेक्ट आएगा। तो देखते हैं बच्चों, तो हमने जो भी वांट ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी उसी को मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पर अगर लिखना चाहूं तो इस तरह से लिखते हैं बच्चों, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर। तो जो इक्वेशन अभी हमने वांट ऑफ वाली ये पढ़ी थी बच्चों, इस वांट ऑफ इक्वेशन को हमने दो डिफरेंट टेम्परेचर पर सॉल्व किया
तो हमें डायरेक्ट ये इक्वेशन मिली, और ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको डायरेक्ट लर्न करनी है। तो एक्चुअली ये वाली ही इक्वेशन हमें मेनली लर्न करनी है, वॉन ऑफ इक्वेशन। वो स्टार्टिंग वाली ठीक है, वो नेचुरल लॉग की फॉर्म में था, वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था, हमको उससे ग्राफ का पता लगा, बट न्यूमेरिकल बच्चों हमें यहीं से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम पता लगाएंगे कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। तो log K2 अपॉन K1, log A अपॉन B को मैं क्या लिख सकता हूं, log A माइनस log B। ठीक है, यहां तक T1 T2 का एलसीएम ले लिया मैंने, तो T2 माइनस T1 हो गया। अब इफ द टेम्परेचर T2 इज हायर देन T1, इफ मान लेते हैं कि T2 T1 से ज्यादा है, मान लिया कि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो जब बच्चों T2 T1 से ग्रेटर होगा तो ये वाला पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। मैथमेटिकली आप खुद समझ सकते हैं कि जब मैं T2 की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर है? तो अब इसका क्या यूज है देखते हैं। तो log K2 माइनस log K1 ये हमारी इक्वेशन थी। अब हमने क्या कहा कि T2 T1 से बड़ा है, यहां तक हमने बोल दिया, मान लिया। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डेल्टा H एक्सोथर्मिक में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा H को जब मैं यहां नेगेटिव पुट करूंगा तो बच्चों ये टर्म तो मेरा पॉजिटिव हो गया, ये टर्म मेरा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। T2 T1 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। एक्सोथर्मिक में आप या डेल्टा H नेगेटिव पुट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है log K2 माइनस log K1 मेरे पास क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा। जब आप यहां डेल्टा H नेगेटिव पुट करोगे तो log K2 माइनस log K1 मेरे पास लेस देन 0 आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको इधर ले गया तो log K2 लेस देन log K1 हो गया। इसका मतलब K2 लेस देन K1। इट मींस कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर K2 लेस देन K1 हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है। सो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, फाइनल वाली वैल्यू कम है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है, ये हमें इस बात से समझ आ गई बच्चों। ठीक, अब एंडोथर्मिक में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एंडोथर्मिक में डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव, यहां मैं पॉजिटिव पुट करूंगा, ये भी पॉजिटिव है ऑलरेडी, ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा टर्म मेरे पास पॉजिटिव आएगा। तो log K2 माइनस log K1 ग्रेटर देन 0 होगा, इसको इधर ले गए तो K2 ग्रेटर देन K1 हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा आ रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। ये बच्चों हमको पूरा इस इक्वेशन से पता लग रहा है। समझ में आई बात? तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। समझ में आई बच्चों बात? पक्का? ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन के आने के चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। बहुत इजी है, इसको अच्छे से समझेंगे हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखते हैं मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चों, ये एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, हमने इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, क्या केस होता है, यहां पर क्या कंडीशन होती है कि अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, क्या पूछा जाएगा आपसे कि अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ठीक है, कैसे करते हैं बच्चों, हमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। अब ये जो न्यू रिएक्शन आई है हमारी, रिएक्शन वही है, हमने इसको रिवर्स किया। अब हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, तो मैंने उसको Kc डैश बोल दिया। तो इस बार मेरे पास प्रोडक्ट हो गया AB और रिएक्टेंट हो गया CD। तो एक बात बताइए बच्चों मुझे, अब मैं इस Kc का क्या करूं कि मुझे ये वाला Kc डैश मिल जाए।
तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब आप इसको रिवर्स कर दोगे, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा ना। तो Kc डैश इक्वल्स टू हो गया 1/Kc। इट मीन्स एक कंक्लूजन हो गया। आपको बार बार ये चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। बहुत इजी है कि जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो देखो Kc को आप रिवर्स कर दोगे तो आपको Kc डैश मिल जाएगा, इसका जस्ट उल्टा है। तो Kc डैश इक्वल्स टू हो गया बच्चों 1/Kc। तो रिएक्शन को रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। इजी सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है, इसका Kc हमने लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। इफ रिएक्शन 1 इज डिवाइडेड बाय 2, अब वो आपसे बोलेगा कि अगर आप इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दोगे तो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ठीक है, हम पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। हमने इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया। देखो हमने इसके लिए Kc डैश यानी न्यू Kc लिखा इस वाली रिएक्शन के लिए। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब आप सिंपली सी बात मुझे बताओ कि मैं इस इक्वेशन का क्या करूं कि मुझे ये इक्वेशन मिल जाए। तो देखो बच्चों, अगर मैं N2O2 और NO2 की पावर 2 का क्या कर दूं, अंडर रूट कर दूं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को अंडर रूट कर दूं तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि अंडर रूट का मतलब हो जाएगा मेरे पास N2 की पावर 1/2 O2 की पावर 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय NO2 की पावर 2 इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी बच्चों। तो इस इक्वेशन का मैंने क्या किया, अंडर रूट किया, यानी 1/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 1/2 इसकी पावर में लगा दिया, अंडर रूट कर दिया मैंने इसको। तो जब मैंने इसको अंडर रूट किया तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई ना। इसका मतलब जब मैं Kc का अंडर रूट कर दूं तो मुझे Kc डैश मिल जाएगा, यानी कि इसका मतलब हुआ Kc की पावर 1/2। तो कितनी इजी सी बात है बच्चों। जब रिएक्शन को रिवर्स किया था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो गया था। हमने यहां बच्चों डिवाइडेड बाय 2 किया, या मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि हमने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया बाय 1/2। बात तो एक ही है ना। हमने रिएक्शन को डिवाइड किया 2 से, या ऐसा बोल दो कि मैंने इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो सिंपल सी बात है कि जो 1/2 है ना, ये Kc की पावर में आ जाएगा। समझ में आई बच्चों बात। तो क्या कंक्लूजन क्या है कि जिस कॉफिशिएंट से आपने डिवाइड किया, या आप बोलो कि मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो 1/2 कहां आ जाता है, पावर में आ जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या है, तो सो इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय n देन Kc डैश इक्वल्स टू Kc की पावर 1/n। तो बच्चों क्या बात समझ आई हमें। देखो ये हमारा कंक्लूजन हो गया कि इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय n, जब भी आप किसी कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हो तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में 1/n हो जाता है, यानी 1 कॉफिशिएंट हो जाता है। देख लो आप, मैंने इस रिएक्शन को अंडर रूट किया तो मुझे ये वाली Kc डैश मिल जाएगा, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो मैंने 2 से डिवाइड किया था ना, 2 से डिवाइड किया था इक्वेशन को, तो मुझे मिला Kc की पावर 1/2। अब मैं अगर 3 से डिवाइड करता तो मुझे यहां मिलता 1/3, 4 से डिवाइड करता तो यहां मिलता 1/4। तो यानी जिस कॉफिशिएंट से आप डिवाइड कर रहे हो वो पावर में हो जाएगा 1/n। ये आप कंक्लूजन्स याद रखोगे तो अच्छा है, अदरवाइज नहीं रटोगे तो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इनका तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन का ही नेक्स्ट केस। इफ रिएक्शन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अभी हमने डिवाइड बाय 2 किया था ना, अब मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो सबसे पहले तो मैंने इसके लिए Kc लिखा। अब मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 4 हो गया, ये 2 इंटू N2 हो गया, और ये 2 इंटू 2 4O2 हो गया। इसके लिए मैंने Kc डैश लिख दिया। तो बहुत ईजी है, मैं इस इक्वेशन का क्या करूं कि मुझे ये मिल जाए।
मैं इस इक्वेशन का क्या करूं कि मुझे मिल जाए, तो सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर कर दो आप। क्या कर दो आप? इसका स्क्वायर। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे आपको n2 की पावर 2 मिल जाएगा, O2 की पावर 4 हो जाएगा और NO2 की पावर 4 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जिस कॉफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई किया ना वो कॉफिशिएंट पावर में आ जाता है। सिंपल। डिवाइड कर रहे थे तो Kc की पावर 1/n हो गया था, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कॉफिशिएंट एज इट इज पावर में आ जाएगा। देख लो आप, समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस समझना है और कंक्लूजन्स को मेमोराइज करना है, समझना है, बस रटना कुछ भी नहीं है। यहां पर आपने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसके लिए Kc डैश लिख के देखा, अब मुझे ये Kc डैश लाना है, तो मैं इस इक्वेशन का क्या करूं कि मुझे ये मिल जाए? तो सिंपल मैथमेटिकली मैं इसका क्या कर दूं? स्क्वायर। स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे ये मिल गया, तो Kc डैश इक्वल्स टू Kc की पावर 2 आ गया। सो इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n, Kc की पावर n हो जाता है। डिवाइड करेंगे तो 1/n, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर में n, रिवर्स कर देंगे तो Kc भी रिवर्स हो जाएगा। ओके, समझ में आई बच्चों बात? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में अगर हो रही है, जैसे देखते हैं कि मेरे पास ये 2 रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं, अभी हम एडिशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो देखो ऑन एडिंग मुझे रिएक्शन मिला। आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने पर बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, या आपसे ये पूछा जा सकता है, आपको ये रिएक्शन दे दी जाएगी, ये दोनों रिएक्शन दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो ये मेरी टारगेट रिएक्शन हो गई। फिर तो इस टारगेट रिएक्शन को मैं कैसे लेकर आऊं? तो सिंपली इन दोनों को आप ऐड कर दो। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, क्या करूंगा मैं? जब दोनों को ऐड करूंगा तो हाफ O2 से हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही है बच्चों बात? तो SO2 की जगह SO2 आ गया, NO2 की जगह NO2 आ गया, NO की जगह पे NO आ गया, SO3 की जगह पे SO3 आ गया। तो जब 2 रिएक्शंस को ऐड किया तो मुझे ये टारगेट रिएक्शन मेरी मिल गई। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। इसका K1 अगर मैं लिखूं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसका अगर मैं K2 लिखूं तो O2 की पावर 1/2 NO डिवाइडेड बाय NO2। बच्चों मैं एक बार आपको प्रूफ करके बता रहा हूं, बट एग्जाम में अगर हम इतना प्रूफ करने बैठ गए तो हमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमको यहां कंक्लूजन्स ध्यान रखने होंगे। ठीक है, मैंने दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं लिखता हूं, इसका अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो मुझे मिलेगा SO3 NO डिवाइडेड बाय SO2 और NO2। अब बच्चों जब मैंने दोनों रिएक्शन को ऐड किया तो मुझे टारगेट रिएक्शन मिल गई। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या करें कि मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाए? तो बच्चों जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके देखो, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को, इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो O2 की पावर हाफ से O2 की पावर हाफ कट जाएगा, आपको फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि जब 2 रिएक्शन को ऐड करते हैं तो फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 इंटू K2। आप देख लो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आपको ये मिल रहा है एज इट इज, बिल्कुल मिल रहा है। SO3 की जगह SO3, ठीक है, NO की जगह पे NO, SO2 की जगह पे SO2 और NO2 की जगह पे NO2। O2 पावर हाफ से O2 पावर हाफ कट जाएगा। आप इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके देखो, आपको ये मिल रहा है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? इफ अ रिएक्शन can be expressed as the sum of 2 or more reactions, then overall Kc will be equal to the product of the individual equilibrium constants of the reactions। ये कंक्लूजन हो गया कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है।
दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां से प्रूफ करके देख सकते हैं, बट हमें बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ये कंक्लूजन याद रखना होगा, अदरवाइज बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी स्टेप में सब्ट्रैक्शन। कॉमन सेंस की बात करते हैं। जब हम रिएक्शन को ऐड कर रहे थे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब हम दो रिएक्शन या दो से ज्यादा रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। ये है बच्चों हमारे पास दो रिएक्शन, ठीक है। अगर मैंने दोनों, मुझे ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, मुझे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है इन दोनों की हेल्प से, तो मैं क्या करूं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करते ही बी से बी कट गया, मेरे पास आया a माइनस सी, यहां बचा मेरे पास 0। ये c कहां चला जाएगा, उधर, और मुझे ये मिल गया। माइनस सी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों बात? इसका k1 आप लिखोगे तो आपको मिलेगा b अपॉन a, इसका k2 लिखोगे तो आपको मिलेगा b अपॉन c, और इसका k लिखोगे तो आपको मिलेगा c अपॉन a। अब बच्चों आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, आप दोनों को डिवाइड करके देखो, आपको ये मिल जाएगा b अपॉन a, b अपॉन c कहां चला जाएगा, ऊपर, b से b कट गया। तो जब मैं k1 अपॉन k2 करूंगा तो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट c अपॉन a मिल जाएगा। समझ में आई बच्चों बात? तो जब दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू k1 अपॉन k2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसलिए k1 अपॉन k2। सो k इक्वल्स टू k1 अपॉन k2। तो क्या क्या कंक्लूजन्स हुए बच्चों? एक बार शॉर्ट बात कर लेते हैं कि जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। जिस कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं वो कॉफिशिएंट पावर में चला जाता है, 1 अपॉन n हो जाता है। जिस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं वो कॉफिशिएंट पावर में चला जाता है एज इट इज। ठीक है। नेक्स्ट, एडिशन। जब रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है। तो ये कंक्लूजन्स हमको याद रखने हैं। अब हमें बस इन सब की प्रैक्टिस करनी है बच्चों अच्छे से। ओके बच्चों, बात करते हैं अब फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, इनर्ट मटेरियल्स, इन सब पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में वो बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब एक बार हम कॉन्सेंट्रेशन की बात समझते हैं बच्चों। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि मैंने कहा कि सपोज ये मेरे पास कॉफिशिएंट है, ठीक है, सपोज ये कोई रिएक्शन है, उसका मैंने केसी लिख दिया। अब आपको देखने पर ऐसा लग रहा होगा कि ये कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, केसी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा हमें देखने पे लग रहा है। लेकिन एक्चुअली बच्चों क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि मान लेते हैं ये रिएक्शन है, ठीक है, ये इसका कॉफिशिएंट है, ये इसका कॉफिशिएंट x, इसका y, इसका a, इसका b। अब बच्चों होता क्या है कि एक्चुअली अगर आप C और D की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे, अगर आप C और D की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे, अगर आप C और D की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे ना बच्चों, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। क्यों जाएगी बैकवर्ड? क्योंकि C और D ज्यादा बनेगा, C और D ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे, वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। तो A और B ज्यादा फॉर्म होगा। तो जब आप C और D की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि Kc बढ़ गया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन बच्चों जब आप C और D को बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ये दोनों ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड जाएगी। तो A और B का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। और जब ये बढ़ जाएगा तो Kc क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो Kc C और D की वजह से बढ़ रहा है और वहीं A और B की वजह से कम हो रहा है, बैलेंस हो गया, Kc रिमेन कांस्टेंट। तो एक्चुअली Kc कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रहता है। कि अगर उल्टा देख लो, अगर आप A और B को बढ़ाओगे तो Kc कम होगा,
अब आप जब ए और बी को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस ही बात है दोनों में रिएक्शन ज्यादा होगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट साइड में जाएगी, तो सी और डी भी बढ़ जाएगा, और सी और डी बढ़ेगा तो केसी बढ़ जाएगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास केसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट प्रेशर में होता है, सेम कॉन्सेप्ट, कंटेनर का वॉल्यूम तो बच्चों फिक्स रहता है, उस पर डिपेंड करता नहीं है, क्लियर है। तो इसलिए केसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, तो अब बात करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस की। हमें दो रिएक्शन का K1 और K2 गिवन है, हमें बताना है विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। तो याद करो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल टू केसी और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केसी हमने पढ़ा था। अब हमसे पूछ रहा है विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, तो ऑक्साइड किस तरफ है, प्रोडक्ट साइड में है, रिएक्टेंट साइड में है। देखो आप, ये रहा ऑक्साइड, ये रहा ऑक्साइड, ऑक्साइड तो इन्हीं को कहते हैं, ये तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो ऑक्साइड प्रोडक्ट साइड में है। आपको ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बतानी है, इट मींस आपको प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बतानी है। तो जिसका केसी सबसे ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो किसका केसी सबसे ज्यादा है बच्चों, फर्स्ट वाले का। तो K1 इज ग्रेटर देन K2, सो NO इज मोर स्टेबल देन N2। तो हमारे पास आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट। समझ में आई बच्चों बात। हमें स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्यों देखना है, क्योंकि उसने स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड पूछा है और ऑक्साइड यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड पे है, यहाँ प्रोडक्ट कौन है, ऑक्साइड है, और ऑक्साइड यानी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी केसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये K1 K2 से बड़ा है, 10 to the power -5 इज ग्रेटर देन 10 to the power -10, इसका मतलब NO इज मोर स्टेबल देन N2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बच्चों। एक और देखते हैं, इन विच रिएक्शन रिएक्टेंट इज लीस्ट स्टेबल। तो बच्चों वही बात, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केसी। जिसका केसी सबसे ज्यादा होगा उसकी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। हमसे लीस्ट स्टेबल पूछा है रिएक्टेंट, तो देखो इन सब में सबसे ज्यादा केसी किसका है, तो बच्चों केसी सबसे ज्यादा K1 का है, उसके बाद K2, फिर उससे कम K3 और सबसे कम K4 है। तो इसका K1 सबसे ज्यादा है इन चारों में, तो इसका मतलब इसका जो रिएक्टेंट है वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो इसलिए हमारे पास आंसर हो गया बच्चों 1। समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। K1 सबसे ज्यादा, इसलिए रिएक्टेंट सबसे कम स्टेबल अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो हमने कहा था मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसी का एक क्वेश्चन है पहला। तो देखते हैं क्या करना है। हमें इस रिएक्शन का K1 गिवन है और हमसे इस रिएक्शन का K2 पूछा है। तो सबसे पहले तो आप बच्चों देखो कि मैं इस रिएक्शन को क्या करूं कि मुझे ये मिल जाए। बहुत इजीली अगर हमें देखना हो, डायरेक्ट करना हो, पूरा प्रूफ नहीं करना हो, तो देखो अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, तो देखो रिवर्स हो रहा है कैसे, यहां C प्रोडक्ट साइड में है और मुझे C कहां चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले मुझे इस K1 को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। इस K1 को रिवर्स करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी बच्चों, यस और नो, ठीक है। और फिर इस रिएक्शन को मुझे 2 से डिवाइड भी करना होगा। क्या करना होगा, 2 से डिवाइड भी करना होगा। या फिर हम इसको प्रूव करें एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले मैं K2 लिखता हूं, C की पावर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बच्चों A की पावर 1, B की पावर 1/2। एक बार हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो इसको मैंने K2 मान लिया, ठीक है। K1 कौन है बच्चों, C की पावर 2 डिवाइडेड बाय A की पावर 2 और B की पावर 1, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, अगर मैं इस K2 को रिवर्स कर दूं तो मुझे K1 मिल जाएगा, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, रिवर्स। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे बच्चों, एक साथ नहीं करना है सारी चीज। सबसे पहले पहला स्टेप क्या, कि अगर मैं इस K2 को रिवर्स कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, K1 मिल जाएगा। इसका मतलब K1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K2। और हम पढ़ चुके हैं कि जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। तो देखो रिएक्शन रिवर्स हो रही है, साफ पता लग रहा है हमको, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो गया। जैसे मैं इसको उल्टा कर दूंगा मुझे K1 मिल जाएगा, यहां तक ठीक है। अब मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से इसका मैं स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, अब मैं इसका स्क्वायर कर दूं,
मतलब इस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी, यानी कि मैं इसका क्या कर दूं अब बच्चों, स्क्वायर कर देता हूं, बस सिंपली। तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, रिएक्शन को रिवर्स करना है। इस सी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे फर्स्ट रिएक्शन मिल जाएगी सिंपली। तो अब सिंपल हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। K1 मुझे गिवन है, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार हम इसको यहां से रिवाइज कर लेते हैं। ये बच्चों हमारा K1 K2, K2 को मैं क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं और स्क्वायर कर दूं, कर दिया हमने। K1 की वैल्यू पुट कर दी, ये स्क्वायर है बच्चों, इसको इधर लेंगे अंडर रूट, तो 10 टू द पावर -2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -1। K2 को उधर ले गए, ये आया, और 10 टू द पावर -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10। तो मेरे पास आंसर आ गया बच्चों 10, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बस हमें इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है, हमें ये टारगेट रिएक्शन गिवन है, इन दोनों की हेल्प से मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, इस टारगेट इक्वेशन में कार्बन किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। ढूंढो इसमें कार्बन लेफ्ट साइड में कहां है, ये रहा। अगर हमें पूरा प्रूफ नहीं करना है तो बेस्ट मेथड बच्चों इस तरह से करोगे आप, तो जल्दी भी होगा, कंफ्यूजन भी नहीं आएगा। कैसे, सी किस साइड है, लेफ्ट साइड, यहां भी सी कहां है, लेफ्ट साइड, बहुत अच्छा। इसमें बच्चों CO2 किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, इसमें भी कहां है, CO2 लेफ्ट साइड में है। लेकिन अगर मैं देखूं यहां CO राइट साइड में है, इसमें भी CO राइट साइड में है, यहां CO के 2 मोल्स हैं, लेकिन इस इक्वेशन में CO का 1 ही मोल है, तो इसका मतलब मुझे इस रिएक्शन को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो बच्चों, कार्बन लेफ्ट साइड में, कार्बन लेफ्ट साइड में, CO2 लेफ्ट साइड में, CO2 लेफ्ट साइड में, CO राइट साइड में, CO राइट साइड में, सबके जो साइड्स हैं वो बिल्कुल मैच कर रही हैं। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है हमको, बस आप साइड्स मैच कर लो। तो दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूंगा तो मुझे रिएक्शन मिल जाएगा, और जब साइड चेंज हो जाए ना किसी का तो उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, देखेंगे अभी हम। तो दोनों रिएक्शन को मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। इसको 2 से इंटू क्यों किया, क्योंकि मुझे 2 मोल्स ऑफ CO चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 3 मिल जाएगा। जब दो रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी, जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं, जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया था, जिस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं वो कॉफिशिएंट पावर में आ जाता है, तो K2 की पावर हो जाएगा 2 इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा बच्चों K3। समझ आई बच्चों। तो यहां से एक बार हम देख लेते हैं, टारगेट इक्वेशन 3 लानी है मुझे। इसके लिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को इंटू 2 किया। जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमें 2 मोल्स CO चाहिए थे, तो वो पावर में आ जाएगा। बस अब सिंपली वैल्यू पुट करनी है, दोनों की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया बच्चों 10 टू द पावर -10। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें रिएक्शन गिवन है, इन तीनों रिएक्शन की हेल्प से हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों वही बात मैंने क्या कहा, अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शन दे रखी हो, टारगेट रिएक्शन का K लाना हो, तो आप पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब हम कंक्लूजन सीख चुके हैं, तो बस आप साइड्स चेक करते हैं, देखते हैं बच्चों। 2NO इस टारगेट इक्वेशन, ये मेरी टारगेट इक्वेशन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे फाइंड आउट करना है। इसमें 2NO राइट साइड में है, ढूंढो गिवन इक्वेशंस में 2NO किस साइड में है। देखो ये रहा राइट साइड में, यानी K2 एज इट इज रहेगा। K2 को हमें डिस्टर्ब नहीं करना, ना डिवाइड करना है ना कुछ करना है, जहां चाहिए जिस साइड में हमें NO चाहिए उसी साइड में NO गिवन है, ठीक है। H2O, इस क्वेश्चन से बच्चों को बहुत अच्छे से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। H2O राइट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में है, ढूंढो H2O। हाँ ये रहा प्रोडक्ट साइड में है, बहुत बढ़िया। जब साइड्स मैच कर जाएं टारगेट रिएक्शन की और गिवन रिएक्शंस की, तो उन रिएक्शंस को ऐड करते हैं,
तो इसका मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। बहुत इजीली, पूरा ऐड करके देखने की जरूरत नहीं है हमको बच्चों। 2NO 2NO राइट साइड में, H2O राइट साइड में, H2O राइट साइड में। तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करना है मुझे, यहां तक ठीक है। लेकिन आपको नजर आ गया होगा यहां पे 3 मोल्स हैं वाटर के, और यहां तो वाटर के सिर्फ 1 ही मोल है। तो ऐसे केस में हमें इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 मोल्स H2O हो जाएगा, 3 मोल्स H2 हो जाएगा। और जिस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्शन को, वो कॉफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में आ जाता है। यहां तक ठीक है। K3 वाली इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो कॉफिशिएंट 3 है वो पावर में आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मुझे ऐड करना है। जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे समझ। अब देखो, मुझे 2NH3 चाहिए। 2NH3 लेफ्ट साइड में है, रिएक्टेंट साइड में है, और यहां 2NH3 राइट साइड में है। साइड्स चेंज हो गई ना बच्चों, अपोजिट हो गई साइड। जब साइड अपोजिट हो जाए ना, उस रिएक्शन को सबट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस इक्वेशन 1, माइनस इक्वेशन 1। क्यों ऐसा, क्यों माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि जब मैं यहां माइनस लगाऊंगा तो मैंने आपको बताया था माइनस 2NH3 इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसको इस साइड लाना है। तो जिस रिएक्शन का साइड अपोजिट हो रहा हो स्पीशीज का, उसको सबट्रैक्ट कर दो, वो माइनस से इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और मुझे इधर ही चाहिए। माइनस करेंगे, और जिस इक्वेशन को माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मैंने बताया था उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है। तो K1 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा बच्चों K4। समझ में आई बच्चों बात? क्लियर है? तो एक बार इसको यहां से रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1, ठीक है, समझ आ रही बात? इक्वेशन 1 को हम रिवर्स कर रहे हैं, वही बात सबट्रैक्ट कर रहे थे हम, ठीक है। रिवर्स करो या सबट्रैक्ट करो, बात एक ही है। प्लस 3 इंटू 3, इसको 3 से इंटू किया था हमने, वही किया। देखो बच्चों, हमने K2 इंटू K3 की पावर 3 अपॉन K1 इक्वल्स टू K4, वैल्यूज पुट किया, मेरे पास K4 आ गया 10 टू द पावर -4। समझ में आई बच्चों बात? क्लियर है?